डॉक्टर्स डे पर आप सभी का स्वागत है। अमर उजाला सामाजिक सरोकार के तहत मेडिकल हेल्पलाइन के जरिए अपने आप लोगों के जरिए मेडिकल हेल्पलाइन शुरू किया है और उसके जरिए हम पाठकों के सवाल आप डॉक्टर्स तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने वेबिनार आयोजन किया है। हमारे साथ क्वीन मैरी से डॉक्टर सुजाता मैडम जुड़ी हुई हैं और दंत संकाय से डॉक्टर असीम टिक्कू जी जुड़े हुए हैं। सिविल हॉस्पिटल के अधीक्षक सीनियर फिजिशियन डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे जी जुड़े हुए हैं। पीजीआई से हमारे साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वैभव जैन जी जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों के जरिए मतलब हम पाठकों के सवाल आप तक पहुंचाएंगे और आपसे पाठकों के सवालों का जवाब लेंगे। शुरुआती दौर में हम एक लोगों से प्रिवेंशन के तौर पर, जैसे इन दिनों कोरोना वायरस का असर बहुत है, लोगों में एक तरह का भय है, तो इससे बचने के लिए और रेगुलर अपनी लाइफ स्टाइल कैसे मॉडिफिकेशन करके कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, इस पर हम आप सभी डॉक्टर्स से बारी बारी से 2-2 मिनट में एक प्रिवेंशन लेंगे अपने रीडरों के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर असीम टिक्कू जी से कि आप 2 मिनट में कैसे, क्योंकि माउथ हाइजीन बेहद जरूरी होता है, तो इस पर कैसे लोग अपने को बचाएं, जो है कैसे माउथ हाइजीन को मेंटेन करें, इस पर सर आप प्लीज गाइड करें। धन्यवाद चंद्रभान जी। और सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि आपने ये प्रोग्राम रखा सब अपने दर्शकों के लिए। और ये देखिए, कोरोना अभी 3-4 महीने से हम लोग इस मसले को पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है और सब लोग इससे परेशान हैं और इससे जंग लड़ रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये एक जंग है, और ये एक अदृश्य शत्रु के खिलाफ जंग जो दिख नहीं रहा, तो ये और खतरनाक है और इससे बहुत संभल के हम लोग को इससे डील करना है, सावधानी बरतनी है और लापरवाही नहीं करनी है। इसको बहुत इजी नहीं लेना है, क्योंकि ये धीरे धीरे इसका ग्राफ जैसे और देशों में बढ़ा है, अब हमारे देश में भी बढ़ रहा है, लेकिन जैसे गिरा है वैसे हमारे देश में भी ग्राफ गिरेगा और एक वक्त है उसका, और उसका एक पैटर्न है जो सब जगह फॉलो हुआ है, यहाँ भी फॉलो। लेकिन बहुत सी चीजें सामने आई है, लोगों ने कई चीजें कही है, WHO ने कुछ कहा है, ICMR ने भी कहा है, गवर्नमेंट के भी गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, ये सब चीजें धीरे धीरे आती रही हैं और ये वक्त के साथ जैसे जैसे इसके बारे में जानकारी बढ़ती गई है, ये चेंज भी होती गई है और आगे भी जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी ये प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस कुछ और चेंज भी होंगी गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, जो हम लोग के लिए सबके काम आएंगी। लेकिन जो चीज निकल के आई है बस वो ये अभी तक जो एकदम साफ नजर आया है वो ये है कि देखिए, मास्क पहनना जरूरी है, जब घर से बाहर जाएं तो मास्क पहनना जरूरी है, और एक आइसोलेशन मतलब एक डिस्टेंसिंग, एक सोशल डिस्टेंसिंग का एक जो तरीका है कि एक बहुत करीब लोगों के नहीं जाना है, थोड़ा दूर रहना, ये भी जरूरी है। और तीसरी चीज जो जरूरी देखी गई है और फायदेमंद पाई गई है वो है हाथ वॉश करना साबुन से या डिसइंफेक्टेंट से या जो भी स्टरलाइज कर सकते हैं जिस चीज से। वैसे साबुन से हाथ वॉश करना सबसे आसान है और दिन में जितनी बार धोया जा सके तो उतना अच्छा है। ये 3 चीजें जो है ये तो अभी तक देखा गया इतने दिन में कि इन्होंने बचाने का काम तो डेफिनेटली किया है, मैं तो यही कहूँगा। हम डॉक्टर सुजाता मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्वीन मैरी की हैं, सीनियर गायनोलॉजिस्ट हैं। मैडम, महिलाओं में इन दिनों तमाम प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और कुछ प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं। हम डॉक्टर सुजाता मैम से चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं किस तरह से खुद को बचाएं, कुछ कैसे अवेयर रहें, इस पर थोड़ा सा जानकारी दें प्लीज। Thank you, Chandran ji. First of all, congratulate to whole team of yours जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, स्पेशली ऑन द डॉक्टर्स डे। एंड इसके रेफरेंस में, कोरोना के रेफरेंस में तो मैं यही कहूँगी कि जैसे सभी को पता है कि जो कोरोना इन्फेक्शन है, कोविड-19 है, ये बेसिकली जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें जल्दी होने के चांसेस रहते हैं और उनमें ज़्यादा खतरा भी रहता है। तो हमने जैसे पाया कि जो 10 साल से कम के बच्चे हैं या जिनकी उम्र 55 से ऊपर है, उसी तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं,
उनकी भी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, तो उनमें ये खतरा होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। एज सच ये अभी तक के स्टडीज में ये पाया गया है कि क्या कहते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो माँ के गर्भ से बच्चे को नहीं कोई खतरा कर रहा है। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा संकेत है और अच्छी खबर है कि जिससे कि जो गर्भवती महिलाएं कम से कम इसलिए नहीं डर रही हैं, डरें कि क्या कहते हैं उनका बच्चा संक्रमित हो सकता है। तो हम उसमें यही कहते हैं कि गर्भवती महिलाएं स्पेशली कि वो बाहर ना निकलें, क्योंकि हमें पता है कि जब कई लोगों से मिलेंगे तो वो ज्यादा लोगों के संपर्क में आकर के कोरोना होने के चांसेस हैं। और जब भी अगर वो निकलती हैं तो वो अपना पूरा वो फेस ढक करके मास्क लगा करके एंड जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि हैंड सैनिटाइजर ये सब करें। हम अब प्रेग्नेंट लेडीज को हम जो है, हाँ जैसे कि ज्यादातर जगह पे अभी ओपीडीज नहीं चल रही है रूटीन में, लेकिन हमने ऑलमोस्ट सभी सरकारी अस्पतालों में ये फैसिलिटीज है कि वो फोन पे कम्युनिकेट कर रही हैं या जिनको जरूरत है वो अस्पताल आ रही हैं दिखाने के लिए। अपना वो जो चेकअप से टाइम बाय टाइम वो तो होंगे ही, और जो हम लोग बताते हैं कि फर्स्ट में आपको क्या कहते हैं फॉलिक एसिड लें पहले 3 महीने में और अल्ट्रासाउंड कराएं और जो जरूरत की जांचें वो भी बताई जाती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें, इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखें जिससे कि कोरोना इन्फेक्शन ना हो। साथ में वो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी भी सुरक्षित रहती है और सही उससे स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा रहता है। उसके लिए हम फर्स्ट 3 मंथ में फॉलिक एसिड, जब 3 महीने के बाद सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब कि नेक्स्ट 6 मंथ में हम ये कहते हैं आयरन की 1 गोली और कैल्शियम सुबह शाम लें, और साथ में हरी पत्तेदार सब्जियां और पनीर, छेना, दूध ये सब लें जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे और हीमोग्लोबिन की कमी ना हो। मैडम हम फिर आपके पास आएंगे कुछ सवाल लेकर के, तब तक हम चलते हैं डॉक्टर वैभव जैन के पास जो है। डॉक्टर वैभव सर, कहा जा रहा है कि आंखों के जरिए भी कुछ ऐसे रिसर्च आई हैं कि एक आशंका रहती है, लोगों में डर बना हुआ है, तो आंखों को कैसे सेव करें, थोड़ा इस पर ब्रीफ कीजिए ताकि लोग अवेयर हो सकें। डॉक्टर वैभव जैन सर SGPGI से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वैभव जैन सर। माइक ऑफ है शायद। डॉक्टर वैभव सर, my screen is now also not shared, I think. Stop layer. सर आ रही है आवाज, आ रही है आपकी स्क्रीन शायद जी सर, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन मिल है शायद। We can see you, Dr. Jain. Dr. Vaibhav, we can okay, see. okay, that's all right. Okay. So first of all, congratulations to Chandrabhan ji for organizing such a nice webinar about the awareness of COVID-19. So मैं ये कहना चाहूंगा कि COVID-19 जो है आंखों के जरिए भी फैल रहा है। ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स आए हुए हैं जिसमें टीयर फ्लूइड होता है उसमें भी कोरोना वायरस पाया हुआ है। So it is very unlikely to say that it can spread very easily with the tear fluid until unless you don't contact. Frequent rubbing of eyes must be avoided. I think this is the best precaution to for the coronavirus. And the use of goggles also definitely protects our eyes from the COVID-19. So goggles must be weared, and COVID-19 can also cause the conjunctivitis kind of picture in the eyes, and nothing much is reported till now. So मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक तो आँखों को मलना अवॉइड कर सकते हैं और इसको गॉगल्स पहन सकते हैं, प्रोटेक्टिव गॉगल्स। तो उसके थ्रू जो है आँखों के से संक्रमण को बचा जा सकता है। मैं कुछ सवालों के साथ डॉक्टर साहब आपके पास फिर आएंगे, तब तक हम लोग चलते हैं। हमारे साथ सीनियर फिजिशियन हैं डॉक्टर आशुतोष दुबे जी। डॉक्टर आशुतोष सर, लोग इस समय जैसे जो डरे हुए हैं, तो इस डर को हम लोग कैसे निकालें? धन्यवाद चंद्रभान जी।
आजकल कोरोना से सब लोग डरे हुए हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से लड़ने की जरूरत है। और एक बात मैं सबसे कहता हूँ, न इसकी कोई वैक्सीन है, न कोई इसकी दवाई है, केवल इसकी जानकारी और आपस की सफाई ही इसकी दवाई है। डरने की कतई जरूरत नहीं है। जैसा डॉक्टर प्रोफेसर टिक्कू ने अभी इसके पहले कहा, मैं सभी मरीजों से अपने यही कहता हूं कि जहां तक प्रयास हो घर से बाहर न निकलें, भीड़ भाड़ की जगहों में जाने से बचें। घर से बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं, वो चाहे मास्क हो, कपड़ा, दुपट्टा, गमछा, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो उसको आप लगाइए। और बाहर की किसी भी चीज को छूने से बचिए, चाहे टेबल हो, डेस्क हो, रेलिंग हो। अगर आप बस पे जा रहे हैं तो उसकी सीट एक्सेट्रा कोई भी चीज छूने से बचिए। अगर आप छूते हैं तो अपने हाथ को सैनिटाइज करें या साबुन से साफ करें। और जहां कहीं पर भी जाएं आप, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम 2 गज की दूरी आपस में मेंटेन करके रखें। और आजकल सबके पास मोबाइल है। मोबाइल पर मैं सबसे कहता हूं आरोग्य सेतु ऐप एक जो बहुत अच्छा है, जो आपको अगर कहीं आपके आसपास कोई इस तरह का पेशेंट होगा, कोरोना पॉजिटिव होगा, तो आपको अलर्ट कर देगा। और दूसरा ये कहता हूं कि घर से अगर आपके घर में कोई भी 10 साल से कम के बच्चे हैं या 60 साल से उम्र के ज्यादा लोग हैं, या जो लोग इनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, कैंसर है, HIV के पेशेंट हैं या COPD के पेशेंट हैं, ऐसे लोगों को बाहर ना लाइए। जहां तक प्रयास हो इनको घर के अंदर ही रखिए, और जहां तक बहुत ही अति आवश्यक हो तभी बाहर ले जाइए, पूरे प्रिकॉशंस के साथ लेके जाइए। देखिए, कोरोना की आज तक अभी तक कोई दवा नहीं बनी है, ना इसका कोई वैक्सीन आई है। किसी तरह के बहकावे में या किसी के भ्रम में मत फंसिए, क्योंकि हमें अपनी देश की अर्थव्यवस्था और अपने सामाजिक जीवन का भी पालन करना है। तो हमें बाहर निकलना है, पूरे एहतियात के साथ निकलिए। इस डर को हमेशा बना करके रखना है कि कोरोना का संक्रमण गया नहीं है। जैसा कि हम लोग सड़क पर देखते हैं, बाहर लोग निकल जाते हैं, बिना मास्क के निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। आजकल भी लोगों जो है आपस में गले मिलना, ये इसको मत करिए, प्लीज कृपया इसको मत करिए। कोरोना की जंग जो है पूरे देश लड़ रहा है, पूरी सरकार लड़ रही है, सारे हमारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से, लेकिन मैं कहता हूं कि आप भारत के चिकित्सकों के ऊपर शक मत करिए। दुनिया में जितने भी कोरोना की खोजें हो रही हैं उसमें अगर आप सब देखेंगे, तह में जाएंगे, तो भारतीय मूल के ही चिकित्सक लगे हुए हैं। भारत में भी प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको कोरोना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में स्वयं मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों की बागडोर जो है एक सुरक्षित हाथों में है। लेकिन हम सबका दायित्व है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें और चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं। और अगर हम घर से बाहर से अगर अपने घर जाते हैं तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपने जूते चप्पल को घर से बाहर निकालें, अपने कपड़े को बाहर निकाल करके बकायदा हाथ मुंह धो करके, अगर संभव है तो स्नान करने के बाद ही घर में जाए। बाहर से भी घर में आने वाली चीजों को हम लोग कम से कम बाहर की चीजों को लाएं, क्योंकि कोई नहीं जानता, नोबडी नोज कि किसमें हमें संक्रमण आ सकता है। तो देखिए, कोरोना कहीं जाता नहीं है, कोरोना को हम ही लाते हैं। हम अनावश्यक बाजार जा रहे हैं, बाजार से अनावश्यक चीजों का कलेक्शन कर रहे हैं। अभी ये कुछ दिन संक्रमण का काल है, कुछ दिन अपनी इंद्रियों पर हम नियंत्रण रख लें, निश्चित रूप से हम लोग जो है इस कोरोना की जंग को जीत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम दोबारा आपके पास आएंगे कुछ सवालों के साथ। हमारे रीडर्स ने अलग अलग सवाल दिए हैं, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं डॉक्टर टिक्कू सर से। डॉक्टर सिंह टिक्कू सर से कि दांतों से जुड़ी हुई कुछ बीमारियों से संबंधित सवाल आए हुए हैं, तो उनको पहले राउंड में सर हम कुछ सवाल लेंगे, फिर दूसरे राउंड में भी कुछ सवालों के जवाब आपके जरिए हम पाठकों तक पहुंचाएंगे। ओके डॉक्टर साहब, एक हमारे रीडर हैं राजधानी के ही, उनका सवाल है कि मेरी बेटी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ दांतों में दरारें भी आ गई हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? इससे टेढ़े मेढ़े दांत का इलाज तो संभव है और वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। उसकी एक एज का प्रेफरेंस भी है कि एक एज है, उसके दौरान अगर उसमें हो जाए तो जल्दी और आसानी से हो जाता है, लेकिन ये एडल्ट्स में भी किया जा सकता है। तुमने क्या उम्र बताई है कि बिटिया की क्या एज है? एज अभी बच्चे की सर करीब 12 साल। हाँ, तो ये उनका
ये 12 साल की एज पे परमानेंट दांत जो होते हैं वो तकरीबन सब आ जाते हैं, और इससे पहले कुछ दूध के दांत और कुछ परमानेंट दांत दोनों होते हैं, जिसको हम लोग मिक्स डेंटिशन कहते हैं, और बहुत छोटी उम्र में सिर्फ दूध के दांत होते हैं। तो इस उम्र पे उनके क्योंकि परमानेंट दांत मोरलेस सब आ गए हैं, तो इनका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो तार बांध के होता है वो किया जा सकता है। लेकिन ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट अभी इस दौरान, जब तक कि ये कोविड-19 का प्रिविलेंस चल रहा है, इसको अभी फिलहाल अवॉइड करें, क्योंकि देखिए डॉक्टर और पेशेंट डेंटिस्ट्री में सबसे ज्यादा मुंह के करीब है और मुंह के अंदर काम करना पड़ता है, और ये एक खतरा बना रहता है कि किस कहाँ से इन्फेक्शन कहाँ ट्रेवल कर जाए। तो बच्चे को अननेसेसरी रिस्क पे ना रखें अभी, क्योंकि इसकी कोई इमरजेंसी नहीं है। ये इलाज अभी साल भर बाद तक भी हो सकता है, 2 साल बाद तक भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ये सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल है, राजधानी के ही एक पेशेंट हैं, उन्होंने पूछा है कि हमारे 2 दांत हिल रहे हैं और एक बार एक दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया था, जिस दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ था उसके बगल वाला दांत हिलने लगा। ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना? नहीं, दांत हिलने का जो कारण है वो दांत का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता जितना कि मसूड़ों की वजह से होता है। दांतों को होल्ड करने के लिए, फर्म रखने के लिए हड्डी में मसूड़ों की मतलब स्ट्रेंथ और मसूड़ों की हेल्थ की जरूरत है। तो अगर मसूड़ों में हेल्थ नहीं है, अनहेल्दी अगर है, जिंजिवा और मसूड़े कहीं इन्फेक्टेड है, तो दांत हिलने की संभावना बढ़ती है। ये रूट कैनाल से रिलेटेड दांत हिलना नहीं है, लेकिन अगर दांत ज्यादा नहीं हिल रहा है तो बचाया जा सकता है और इसका रूट कैनाल करके और इसको भी स्टेबलाइज किया जा सकता है और मसूड़ों का भी इलाज किया जा सकता है। इसको निकलवाने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब दांत की मोबिलिटी बहुत ज्यादा हो, और बहुत ज्यादा से मेरा मतलब ये होता है कि दांत हर दिशा में हिल रहा हो, आगे पीछे दाएं बाएं, अगर हर दिशा में हिल रहा है तो उसका मोबिलिटी बहुत ज्यादा मानी जाती है, तब। इसके अलावा अगर मोबिलिटी कम है तो दांत बच सकता है, अभी भी बच सकता है। जी सर, एक और सवाल है कि क्योंकि पान मसाला का बहुत चलन है, तमाम रोग के बाद भी लोग पान मसाला खाते हैं। एक सवाल हमारे पास आया है कि लॉकडाउन के दौरान हमने पान मसाला तो छोड़ दिया है, लेकिन मेरे मुंह के आंतरिक हिस्से में, गाल का जो आंतरिक हिस्सा है वो टाइट हो गया है, सफेदी आ गई। ऐसी स्थिति में कई बार उसमें छाले भी पड़ जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए उनको? पान मसाला तो छोड़ने के लिए तैयार हैं इतनी बीमारियां लेने के बाद, लेकिन अब आगे कैसे अपने को बचाएं? देखिए चंद्रभान जी, ये कई बार यहाँ देखा गया है कि हम लोग बार बार कहते हैं कि ये पदार्थ जो खाने वाले हैं ये सब कैंसरस हैं, प्री कैंसरस हैं, और इससे कैंसर होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। ये नहीं कहा जा सकता कि सब खाने वालों को ही ओरल कैंसर हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि किसको होगा और किसको नहीं होगा, लेकिन ये मालूम है कि इससे बहुत ज्यादा संभावना बढ़ती है। इनको जो दिक्कत हो रही है, जो माउथ ओपनिंग घट रही है, ये इनके जो गाल की वो जो त्वचा है और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो टाइटन हो रहे हैं, और वो एक खतरनाक साइन है। ये साइन इनका ये सजेस्ट करता है कि इनको बिल्कुल भी इस सब चीजों से दूर रहने वाली आवश्यकता है और इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं छोड़ेंगे तो आगे बढ़ के ये ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। अगर छाले मुंह में पड़ रहे हैं और छाले हील नहीं कर रहे हैं हफ्ते 10 दिन के अंदर, तो ये खतरे का साइन है। छाले हफ्ते 10 दिन में इलाज से अपने आप ठीक हो जाने चाहिए। अगर नहीं ठीक हो रहे हैं तो इस ये खतरे का साइन है, और कहीं ना कहीं इसको इलाज कराना और दिखाना फिर इमरजेंसी। डॉक्टर साहब, एक पायरिया की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, इसके हमारे कई सवाल हमारे पास आए हैं कि जिसमें पायरिया को लेकर के ऑनलाइन फेसबुक पर भी सवाल लगातार आ रहे हैं कि पायरिया के लिए काफी समय कुछ लोग दवा भी लेते हैं, पायरिया नहीं ठीक होता, तो इससे बचें कैसे और कैसे रेगुलर इसका, जैसे जिन लोगों को पायरिया हो गया है वो कैसे अपने को बचाएं? देखिए, पायरिया की बीमारी जो है, मैंने जैसे कहा, वो गम्स से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, ये मसूड़े की बीमारी है। तो ये मसूड़े की बीमारी बहुत कॉमन है यहाँ पर, हमारे यहाँ, लेकिन इसका वजह यह है कि ओरल हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं होती, तभी ये मसूड़ों की बीमारी होती है। मैंने तो बहुत साल से देखा है कि जब हमारे रूरल क्षेत्र में दातून का, गन्ने का, चनों का इस्तेमाल ज्यादा होता था, स्पेशली दातून का, नीम के दातून का इस्तेमाल करते थे, तब ये बीमारियां बहुत कम होती थी। और जब से मतलब टूथ ब्रशिंग करने लगे हैं, तब से बीमारियां इनकी गांव में और रूरल साइड में बढ़ रही हैं।
क्योंकि इनको टूथ ब्रशिंग की टेक्निक तो किसी ने सिखाई नहीं है। इनको टूथ और ब्रश कैसे करना है, क्या सही है क्या गलत है, इनको किसी ने बताया नहीं, ये सीखे भी नहीं है। तो ये हम तो अभी भी कहते हैं कि दातून कर सके और दातून नीम का इससे ज्यादा अच्छी कोई चीज नहीं है मसूड़ों के लिए। अमेरिका और विदेश में भी लोग यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे देश में इसका बहुत अच्छा यूज था, हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा यूज था, लेकिन अब धीरे धीरे घट गया है और व्हाटएवर रीजन लोग टूथपेस्ट और ब्रश पे आ गए हैं। लेकिन जो ब्रश कर रहे हैं उनको ये भी सीखना चाहिए कि ब्रशिंग का तरीका है, उसका एक टाइम है, उसका एक सलीका है। ब्रश को दिन यूज ना करें, ब्रश थोड़े दिन बाद खराब हो जाता है, उसको बदलना चाहिए। उसके सॉफ्ट ब्रशेज होने चाहिए, हार्ड ब्रश यूज ना करें। कोई ऐसा पदार्थ यूज ना करें जैसे पाउडर या मोटा पदार्थ हो जो कि दांतों को घिसे। टूथपेस्ट को यूज ज्यादा करें। यही सब चीजों का ध्यान देना है और लोगों को ये जागरूक भी करना है। डॉक्टर साहब, हम कुछ सवालों के साथ आपके पास फिर आएंगे, तब तक हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर देवाशीष शुक्ला जी। देवाशीष जी, मनोचिकित्सक, बहुत बहुत स्वागत है देवाशीष जी। जी नमस्कार। डॉक्टर देवाशीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कुछ सवालों के साथ अभी आएंगे आपके पास, तब तक हम चलते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ वैभव जैन जी से कुछ सवालों के जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर वैभव जैन सर। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल हमारे रीडर्स के आए हैं। एक रीडर का सवाल है कि मैं करीब 30 मिनट तक रेगुलर पढ़ाई करता हूँ तो मेरे आंखों में दर्द होने लगता है और पानी आने लगता है। इससे बचने के लिए क्या करें? क्योंकि स्क्रीन पर ही इन दिनों होमवर्क भी हो रहा है, सारी चीजें स्क्रीन पर ही हो रही हैं, तो कैसे लोग अपनी आंखों को सेव करें, कैसे आंखों को बचाएं? देखिए, कोविड-19 जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा अभी स्कूल के द्वारा, कॉलेजेस के द्वारा सब कुछ ऑनलाइन के मुताबिक किया गया है। तो उसमें ये सबसे गंभीर समस्या आ रही है कि लोगों को आंखों में थकान, तनाव और आंखों में ड्राइनेस, इचिंग, ये बहुत सारे सिम्टम्स देखने में मिल रहे हैं। हम लोगों को भी बहुत सारे फोन आ रहे हैं। तो खास तौर से बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है क्योंकि 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल या लैपटॉप के सामने बैठ के पढ़ाई करना, उसमें आंखों में कहीं ना कहीं थकान और वो हो जा रहा है। तो इससे बचने के लिए बेसिकली दिस इज ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं इसको। सो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम वर्ल्ड वाइड आईटी प्रोफेशनल्स में बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि उनका सारा काम लैपटॉप और कंप्यूटर पे ऑनलाइन ही होता है। तो इसको बचने हर 15 या 20 मिनट में एक 5 मिनट का गैप कर सकते हैं। कांस्टेंट काम करते करते 5 मिनट का गैप करेंगे तो आपका जो है आईज में रिलैक्सेशन और ये सब आईज में जो भी थकान और इचिंग है वो कम हो सकती है। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप में एडवाइस करूंगा, रिफ्रेश टीयर्स नाम से या रिफ्रेश आई ड्रॉप है, वो आप रूटीनली दिन में 3 से 4 बार डाल सकते हैं। तो उससे भी आंखों में ड्राइनेस जो है वो कम होती है। और प्लस मॉर्निंग एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इससे भी आंखों में जो कॉन्स्टेंटली नियर वर्क करते करते जो आंखों में थकान और इचिंग होती है ये भी उससे काफी हद तक कम हो जाती है। और लैपटॉप या मोबाइल को एटलीस्ट एक सेफ डिस्टेंस पे रखें ताकि ज्यादा जोर ना पड़े। और इसको हो सके पॉसिबल फिल्टर वाला ऑप्शन होता है कई स्क्रीन में दैट यू कैन यूज, तो उससे जो ब्लू लाइट जो आंखों में जो इफेक्ट होता है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। ये सारे। डॉक्टर साहब, एक सवाल अभी आया है कि उज्जवल श्रीवास्तव जी हैं 23 साल के, इनका सवाल है कि मुझे करीब 3 साल से निकट दृष्टि दोष है, चश्मे का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या कोई ऐसा रास्ता है कि चश्मे का नंबर जो बढ़ रहा है उसे नियंत्रित किया जा सके? देखिए, प्रेसबायोपिया एक एजिंग प्रोसेस है, तो हर किसी को 50 साल की उम्र के बाद नजदीक का पढ़ने के लिए एक दृष्टि दोष उत्पन्न होता है जिसको नॉर्मल एजिंग प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो एकोमोडेशन सिस्टम है वो वीक हो जाता है।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो ये कोई बीमारी, इसको बीमारी के नाम से ना लें। प्रेस बायोपिया उतरवाने के डेफिनेटली कुछ ऑपरेशंस होते हैं, लेजर होता है, बट मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। आप सिंपली ग्लासेस यूज करिए और उससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ठीक सर अर्ली एज में अगर हो रहा, जैसे इनकी उम्र 23 साल है, जो सवाल आया है 23 साल की। 23 साल। जी सर। हेलो। जी सर, 23 साल की 23 उम्र। साल की जी 23 साल की उम्र है और नजदीक का काम दिख रहा है। हाँ, मतलब नजदीक का स्मार्ट का नंबर जो है रेगुलर बढ़ता चला जा रहा है इनका। अच्छा, तो ये बेसिकली मायोपिया है, तो इसमें आपका अगर रेगुलर नंबर बढ़ रहा है तो इसके लिए आपको प्रॉपर चेक कराना होगा, क्योंकि आंख में अगर कोई सपोज, वैसे नॉर्मली 21 साल की उम्र तक आंख का नंबर स्टेबल हो जाता है, क्योंकि जो भी बॉडी में ग्रोथ होनी होती है वो 21 साल तक कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर 23 साल की उम्र में भी ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको एक बार रिफ्रैक्शन कराना होगा, और उसमें देखना होगा कि आप या तो कॉन्स्टेंटली नियर वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उस केसेस में भी कई बार बढ़ जाता है नंबर, या फिर कोई और फैक्टर हो सकता है। सो उसका डिटेल चेकअप जो है वही करके ही हम पता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आया है कि एक लोग सवाल करते हैं कि उनकी माँ का मोतिया बिंदु का ऑपरेशन हुआ था। तो मोतिया बिंदु का ऑपरेशन होने के बाद कुछ समय से उनकी आंखों में ईचिंग होने लगी है। तो मोतिया बिंदु का जो लोग ऑपरेशन करा लेते हैं उनको बाद में किस तरह के प्रिकॉशन बरतने चाहिए, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? जो ईचिंग हो रही है इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन पहले से हो गया है अब आजकल, मतलब आज से 10 साल के दौरान काफी उसमें डेवलपमेंट हुआ है। सेको पद्धति से ऑपरेशन होता है, बहुत छोटा चीरा होता है, सो इट्स कम्प्लीटली सेफ। बट स्टिल मोतिया फेको के बाद आ जाती है कई बार, और ऑकुलर सरफेस भी इरेगुलर हो जाती है। तो उसमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज के नाम से किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, और उसको रेगुलर बेसिस पे दिन में 3 या 4 बार डाल सकते हैं। उससे आंखों में जो इचिंग या ड्राइनेस हो रही है वो ठीक हो जाएगी। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो। डॉक्टर साहब, आपके पास अभी कुछ और सवाल आ रहे हैं हमारे पास, फिर हम लौट करके आएंगे। तब तक हम चलते हैं, हमारे सहयोगी रोली खन्ना जी हैं, गायनिकोलॉजी से संबंधित डॉक्टर सुजाता मैडम जी हैं, और उनसे कुछ महिलाओं से रिलेटेड कुछ सवाल हमारे पास आए हैं। तो रोली जी, डॉक्टर सुजाता मैडम से कुछ जो गायनिकोलॉजी से संबंधित सवाल हैं उनको आप उनका जवाब लें, उनसे पूछें। धन्यवाद चंद्रभान जी। सुजाता मैम, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हमारे व्यूवर्स और पाठकों ने एक बहुत ही कॉमन सवाल किया है मैम, बहुत सारे लोगों का आया है कि पीरियड की उनको समस्या है, अनियमित है, और कभी लेट रहता है, कभी जल्दी हो जाता है। और खास बात यह है कि कई व्यूवर्स और कई पाठकों ने ये सवाल हमारी पूछा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एप्लीकेशन दे दो तब तक अनम्यूट देख कर लो। लें अपने आप को। मैम अपने आप को अनम्यूट कर लें आप प्लीज। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें प्लीज। मैम अब अनम्यूट हो गया मैम, प्लीज। जी मैम। रोली जी, मुझे लगता है डॉक्टर सुजाता मैडम कनेक्ट हाँ। नहीं हो पा रही है तक हम लोग कुछ सवाल
जी। हाँ चंद्रभान जी, तब तक आप अगला सवाल करें। हाँ, तब तक अगला सवाल हम लोग डॉक्टर देवाशीष जी से करते हैं। डॉक्टर देवाशीष जी। जी चंद्रभान जी नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे पास सर कुछ सवाल आए हैं रीडर्स के। जैसे एक रीडर ने भेजा है कि हमारे पिताजी की मतलब डिप्रेशन की दवा चल रही है एक मनोचिकित्सक से, अपने राजधानी के ही मनोचिकित्सक से वो डिप्रेशन की दवा, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वो डॉक्टर साहब के पास दोबारा मिलने के लिए नहीं जा पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका पूछना है कि जो दवाएं चल रही हैं उसे चलाते रहें या दवा क्या करना चाहिए उनको। लगभग 3 महीने से दवाएं वो पहले से ले रहे हैं। नहीं, वर्तमान में क्या उन दवाइयों से उन्हें लाभ है, ये हाँ, चीज उन्होंने बताई? दवा खा रहे थे कि लाभ तो है, लेकिन उस दवा को कंटिन्यू रखें या क्या करें, अभी वो आ नहीं पा रहे हैं सर। नहीं बिल्कुल, डिप्रेशन से संबंधित जैसी जो भी दवाएं उन्हें साइकियाट्रिस्ट द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, उन दवाइयों को जब तक वो मिल नहीं पा रहे हैं दोबारा अपने साइकियाट्रिस्ट से या किसी भी संबंधित डॉक्टर से, तब तक उनको वो दवाइयां कंटिन्यू रखनी है। उन दवाइयों के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अपनी तरफ से बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है कि हम ये दवा नहीं खाएंगे या इसको ट्राई करें, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं फिर उनके डिप्रेशन पे इसका असर जरूर पड़ेगा। तो मेरी यही व्यक्तिगत सलाह है कि अभी जो भी दवाएं वो खा रहे हैं, अभी उसको वो सेवन उसका करते रहें। एक दूसरे रीडर हैं सर, नीतीश शर्मा जी हैं, राजधानी के ही हैं। उनका ये कहना है कि जून से उनके सिर में लगातार दर्द रहता है, उनको गुस्सा ज्यादा आता है, बेचैनी ज्यादा आती है, नींद कम आती है। सर देखिए, नींद कम आएगी तो पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, सरदर्द भी होगा और बाकी उलझन घबराहट भी बढ़ेगी। तो नींद एक बेसिक इंस्टिंक्ट है लाइफ की, तो इस नींद का आना तो बहुत आवश्यक है। एक साउंड स्लीप होनी 6 से 7 घंटे की एक प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी है। तो नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं। तो हम लोगों को पहले तो ये समझने की जरूरत है कि उनसे डिस्कस करने की जरूरत है, और अगर कहीं ना कहीं इसका कोई डिप्रेशन, एंजाइटी या इससे रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वो अपना किसी नजदीकी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलके इसका वो देख लें। दूसरा एक पहलू ये भी हो सकता है, जैसे डॉक्टर वैभव जैन है यहाँ पर, कि कहीं ना कहीं आंखों में कमी की वजह से भी आंखों में कई बार ऐसे होती है कि एक आंख ठीक है, दूसरी आंख का पावर कम होना शुरू हो जाता है। जनरली आदमी उसको मार्क नहीं करता। हम लोगों की ओपीडी में मैक्सिमम जितने केसेस आते हैं हेडेक के, 20 से 30% केसेस ऐसे होते हैं कि जो ऑप्थेल्मिक प्रॉब्लम्स की वजह से रहते हैं, कि उनकी आंखें कमजोर हैं लेकिन उस चीज को जल्दी रियलाइज नहीं करना चाहते। तो ये दोनों चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा इन्हें, कि अपनी आंखों की भी जांच करा ले और साथ में फैमिली मेंबर्स के साथ एक बार डिस्कस करके किसी साइकियाट्रिस्ट से भी मिले। सर एक दूसरा सवाल है कि एक रीडर ने सवाल पूछा है कि मेरी माँ की उम्र 78 साल है और उनको भूलने की समस्या शुरू हुई, वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ये जैसे ये अल्जाइमर डिमेंशिया, ये 60 साल 65 साल इस उम्र के बाद बहुत ही कॉमन होता जा रहा है आजकल, जिस तरह से अपना ये भौतिकतावादी युग शुरू हो गया है। तो हम लोग जो डिमेंशिया की प्रॉब्लम है उसको हम लोग आजकल ऐसी अच्छी अच्छी दवाइयां मार्केट में आ चुकी हैं, इस पे काफी रिसर्चेस भी चल रही हैं कि हम उस बीमारी को एक लंबे समय के लिए पीछे ढकेल सकते हैं। खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो प्रभाव है उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो एक इस उम्र में अगर जो उनका जीवन 2-4 साल 5 साल 10 साल का आगे का रहेगा, वो दवाइयों की मदद से हम लोग उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्योर नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते। ठीक है डॉक्टर देवाशीष सर, अभी हम थोड़ी देर बाद कुछ पाठक के और सवाल लेकर के आपके पास आएंगे। डॉक्टर आशुतोष सर हैं हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर आशुतोष सर, एक जो सबसे बड़ी इस समय जो सबसे बड़ा दौर चल रहा है जिससे हम आप सारे लोग जूझ रहे हैं, कोरोना को लेकर के। कोरोना में कहा जा रहा है कि जिनकी इम्यूनिटी जितनी सशक्त होगी वो उतने अच्छे तरीके से कोरोना से लड़ सकेंगे। तो इम्यूनिटी कैसे डेवलप करें? हमारे एक रीडर का सवाल है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं दैनिक दिनचर्या में जो है,
और खुद को स्ट्रांग कैसे करें सर? देखिए, बॉडी इम्यूनिटी कहीं मिलती नहीं, इसको खुद बनानी पड़ती है, इसको कमाना पड़ता है। एक तो सबसे पहली चीज है कि आपकी दिनचर्या सुचारू होनी चाहिए, अनियमित दिनचर्या नहीं होनी चाहिए, और आपकी दिनचर्या में जो है आपका खान पान का विशेष ख्याल होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। आपको शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ होना पड़ता है। शारीरिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए आपको कसरत और व्यायाम करना पड़ता है। मानसिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए आपको आध्यात्म का पालन करना पड़ता है। पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए, हरी साग सब्जियां खाइए, मौसमी फल खाइए, और जितने भी हमारे प्रचलित मसाले हैं, ये सभी मसाले जो होते हैं इम्यून बूस्टर्स होते हैं। आजकल आप जल्दी देखते होंगे, आयुष मंत्रालय के द्वारा बताया जाता है अदरक, इलायची, सौंठ, लहसुन, दालचीनी, सभी जितने भी हमारे भारतीय व्यंजन में जितने भी मसाले यूज होते हैं वो सब इम्यूनिटी से ही रिलेटेड है और सब वो इम्यून बूस्टर्स होते हैं। तो आप अधिक से अधिक मसालों का प्रयोग करिए, शाकाहारी भोजन करिए, पानी खूब पीजिए, 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए, प्रतिदिन जो है आप व्यायाम करिए, कसरत करिए, स्वाध्याय करिए और सकारात्मक रहिए। एक बड़ी उससे पता चला है कि जो व्यक्ति नकारात्मक होता है उसकी शरीर की बॉडी इम्यूनिटी हर तरह से उसकी प्रतिरोधक क्षमता घटती है। तो सदैव सकारात्मक रहें और हर चीज को सकारात्मक भाव से लीजिए, निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी। डॉक्टर साहब, एक बड़ा लोगों में डर है, गले में खराश होते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये मौसम भी बदल रहा है। अब बुखार, सर्दी, जुकाम के पेशेंट लगातार आएंगे, तो कई हमारे पास ऐसे सवाल आए हैं कि मेरे गले में खराश है लेकिन बुखार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करें खुद को? देखिए, ये मौसम जो है, जैसे कि ठंडा गर्म धूप निकल रही है, कभी बादल हो रहा है, कभी पानी बरस रहा है, तो ये वायरल संक्रमण का सीजन होता है और इसको वायरल संक्रमण कोरोना नहीं होता। तो आप कोरोना से बिल्कुल भ्रमित मत होइए। अगर आपके गले में संक्रमण है, गले में खराश रह रही है, तो आप नमक पानी का गरारा करिए, भाप का बफार करिए, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। करते ही देखिए, कोरोना अगर होगा तो आप में उसमें डेफिनेट आपकी हिस्ट्री होगी, कहीं कोरोना की कांटेक्ट की हिस्ट्री होगी, आप कहीं बाहर से ट्रेवल करके आए होंगे या आप ऐसी जगह पर काम करते होंगे जहां पर कोरोना पॉजिटिव निकला है। अगर गले में खराश है, जरा सा जुकाम है, इसको कोरोना मत मानिए। आप नमक पानी का गरारा करिए, भाप का बफारा करिए, पानी पर्याप्त मात्रा में लें, नींबू लें या टैबलेट्स लें, आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि प्रियंका हैं गोमती नगर की, इनका सवाल है कि बेटी का टीका थोड़ा गैप हो गया है, ऐसी स्थिति में अब टीकाकरण शुरू हो गया है, तो क्या जो गैप हुआ है उस टीके को भी दोबारा लगवा लेना चाहिए उनको? देखिए, इसमें अगर टीकाकरण में गैप हुआ है तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां पर टीकाकरण कराती हैं आप उस सेंटर पर जाएं, वहां पर जो छूटे हुए टीके हैं वो लगा दिए जाएंगे आपको। एक और सवाल है, राकेश ने सर सवाल किया है कि उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था कुछ समय पहले, उनको कुछ गैस्ट्रो से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो उनको फैटी लीवर बताया गया था और उनके बाल भी बता रहे हैं कि झड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या, जब डॉक्टर ने फैटी लीवर बताया है, तो कैसे अपने को फिट रखने के लिए, फैटी लीवर को मेंटेन करने के लिए इनको क्या करना चाहिए? देखिए, फैटी लीवर की बीमारी सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है, मैं अपनी भाषा में कहता हूं, जो खाते ज्यादा हैं, काम बिल्कुल नहीं करते। तो सबसे पहली चीज तो है कि उनसे कहिए कि खाना अपना कम करें, व्यायाम ज्यादा करें, काम करें और खाना खाने के बाद तुरंत बिस्तर पर न जाए, उनका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, 40 साल के हैं ये, उनका ये कहना है कि उनका बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है और कभी कभी हल्के चक्कर आते हैं, तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के लिए। सवाल सुनाई नहीं पड़ा डॉक्टर साहब। एक सवाल है, 40 साल के हैं, उनका ये कहना है उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, कई बार उनको चक्कर आने लगता है, तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए अपने लाइफ स्टाइल में किस तरह की चेंज, उनको किस तरह का बदलाव करना चाहिए? देखिए, इनसे कहिए कि अगर इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो पहले तो 3 दिन लगातार जो है अपना ब्लड प्रेशर चेक करावें। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है तब इसमें इनको कुछ अपने उसमें करना है।
लाइफ स्टाइल में परिवर्तन के लिए ये है कि जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, ये लोग तनावग्रस्त लोग होते हैं, ये सकारात्मक रहें, खाने में नमक कम लें और अपनी सोच को बदलें और तनाव ना लें। जो कुछ होना है समय समय पर, इनके जो काम डेजिग्नेटेड है उस काम को उतने समय तक करें और उस किसी चीज को अत्यंत उसमें इन्वॉल्व ना हो, इनका ठीक होगा। और इसके लिए जो हमारी मॉर्निंग वॉक होते हैं, कसरतें होती हैं, खान पान का परहेज है वो करें, या तो हमारे चिकित्सालय आ जाए, हम इनको सलाह दे देंगे, ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक कॉमन सी समस्या है, कई रीडर्स ने हम सवाल पूछा है कि उनको सुबह जैसे वॉश होने के बाद भी पेट में गैस बनती है बहुत, तो उसके लिए किस तरह की सावधानी बरतें? देखिए, गैस नाम की कोई बीमारी नहीं होती। हिंदुस्तान की सारी बीमारियां जो हैं सबको लोग गैस से को रिलेट करते हैं। ये एक केवल मानसिक अपना तौर है, इसको डॉक्टर देवाशीष जी बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। हिंदुस्तान में कोई चीज जो होती है वो कहते हैं ये चिकनी चीजें कम से कम खाएं, पानी खूब पिएं, खाना खाने के बाद तुरंत बिस्तर पर न जाएं और चलते फिरते रहें। गैस नाम की कोई बीमारी नहीं होती है। एक सवाल सर अभी ऑनलाइन और आया है जो है कि 40 साल की उम्र है, उनके दाहिने हाथ और उंगली में कभी कभी जो है हल्का दर्द बना रहता है, दाहिने हाथ और उंगली में हल्का हल्का दर्द बना रहता है, ये किस तरह की समस्या है, इसमें क्या करें? देखिए, दाहिने हाथ में अगर दर्द रह रहा है तो या तो इनकी कार्यशैली गड़बड़ है, या तो ये जब बैठते होंगे तो दाहिनी तरफ प्रेशर पड़ता होगा। ये हृदय रोग से इसे ना करें। हृदय रोग का जो दर्द होता है वो बाएं हाथ में होता है, बाईं तरफ होता है। और इनसे कहें पर्याप्त कसरत करें, बाहर भ्रमण करें, और अगर कुछ है तो एक अपना गर्दन का एक्सरे करा करके किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा लें। कभी कभी स्पॉन्डिलाइटिस होती है या सर्वाइकल रिप्स होती हैं, उनकी वजह से ये तकलीफें होती हैं। डॉक्टर साहब, हम आपके पास फिर आएंगे, तब तक हम देखते हैं डॉक्टर सुजाता देव जी कनेक्ट हैं हमसे। हमारी योगी रोली जी हैं। रोली जी, डॉक्टर सुजाता मैडम की महिलाओं से रिलेटेड कुछ सवाल हैं हम लोगों के पास। जी धन्यवाद चंद्रभान जी। मैम, एक सवाल हमारे पाठक और व्यूवर्स ने हमारे पूछा है, कई लोगों ने पूछा है कि उनको माहवारी संबंधी अनियमितता रहती है और कभी लेट और कभी जल्दी, इस तरह की प्रॉब्लम कई सारे लोगों को आ रही है, जो उन्होंने सवाल किया, इस पे आप क्या कहेंगे? डॉक्टर सुजाता मैम, आवाज आ रही है हम लोगों की आपके पास? सुजाता मैम, आपको आवाज आ रही है हमारी? लग रहा है सुजाता मैम कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, तो हम इसी कड़ी में अपने माइक अनम्यूट कराइए। एक बार अनम्यूट करके फिर से म्यूट कर दीजिए। माइक अनम्यूट कराइए। माइक अनम्यूट है। चंद्रभान जी, आप आगे करिए, एक बार इसको दिखवाते हैं आप जी। हम दोबारा चलते हैं डॉक्टर वैभव सर के पास। डॉक्टर वैभव सर, जैसे इस समय ये बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश के सीजन में आंखों में एक, जैसे तमाम रीडर्स के सवाल आए हैं कि आंखों में लसलसापन की समस्या ज्यादा हो रही है। गर्मी के बाद धूल धक्कड़ खत्म हुआ है, लेकिन बारिश में आंखों में जब सुबह सो करके उठते हैं तो आंख में लसलसापन उनको महसूस होता है। ये कहीं कोई बीमारी तो नहीं है? डॉक्टर वैभव सर? ये बिल्कुल साधारण सी प्रक्रिया है। अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और बाइक चलाते हैं, बाहर घूमना फिरना होता है, तो कई बार एलर्जी की वजह से ये चिपचिपापन या आ जाता है आईज में। सो इसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है।
और सिंपल एक कोई एंटीबायोटिक सिप्लॉक्स आई ड्रॉप डाल सकते हैं दिन में 3 या 4 बार, या लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप से भी ये जो है ठीक हो जाता है कई बार। ये फिर वही आ रहा है, इससे ज्यादा आवाज गायब हो जाती है। सर दूसरा एक सवाल है, ग्लूकोमा पर आपने बहुत काम किया है। वाईफाई नहीं है जियो का मोबाइल से। लोगों में अभी जागरूकता का अभाव है, सवाल भी ग्लूकोमा को लेकर के आए हैं। वो लोग लंबे समय तक इधर उधर इलाज कराते रहे, बाद में जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो उनको बताया गया कि ग्लूकोमा हुआ है। ग्लूकोमा से बचने के लिए शुरुआती दौर से क्या करें? ग्लूकोमा में बचने के लिए देखिए अभी मतलब इसका एक ही उपाय है कि 40 साल की उम्र के बाद एक आंख का चेकअप करा लेना चाहिए, और आंख के चेकअप में आंख का दबाव जो है वो जरूर मापना चाहिए। और बचने का यही है, क्योंकि शुरुआती दौर में हमें पता नहीं लगता कि ग्लूकोमा हो गया है, और जब बहुत सारी रोशनी चली जाती है पेशेंट को रियलाइज, क्योंकि लगभग 50% से ज्यादा मरीजों में कोई लक्षण नहीं होते ग्लूकोमा के। सो ये एक साइलेंट किलर ऑफ साइट भी बोलते हैं इसको, कि चुपचाप जो है आंखों की दृष्टि छीनता है ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा के लिए बस यही मैं कहूंगा कि एक बार आंख का प्रेशर जरूर नपवाना चाहिए, आंख का चेकअप कराना चाहिए 40 साल की उम्र के बाद। ये बच्चों में भी बीमारी होती है बट अनलाइकली होता है, बट जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे आंखों में आंसू, जो आंखों के अंदर तरल पदार्थ होता है उसके निकलने का रास्ता धीरे धीरे जाम हो जाता है, जिसकी वजह से आंखों में दबाव होता है और आंखों की नस जो है वो धीरे धीरे सूखती जाती है। और जब बहुत एडवांस स्थिति होती है तो इसमें जो है आंखों की रोशनी बचाना बहुत मुश्किल होता है। फिर हमारा जो टारगेट होता है ट्रीटमेंट का वो यही होता है कि जितनी आंख की रोशनी बची हुई है कम से कम उतनी बचाई जा सके। सो जल्दी चिकित्सकीय परामर्श लेकर बचा जा सकता है ग्लूकोमा को। और बाकी कुछ और ग्लूकोमा के जो मरीज हैं उनको हम लोग कुछ योग हैं, जैसे कपाल भाती है और ये सब हम मना करते हैं क्योंकि इससे आंखों में प्रभाव पड़ता है काफी। मेडिटेशन डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं जिससे। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। सर एक सवाल और है कि हेलो हेलो चंद्रभान जी। जी मैम, हम चंद्रभान जी। जी मैडम आ रही है आवाज आपकी? हाँ अब आ रही है, ठीक है, अब तो कनेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर सुजाता जी जुड़ गई हैं हम लोगों से, तो महिलाओं से संबंधित जो सवाल आपके पास हैं डॉक्टर सुजाता मैडम से जरा उनके जवाब ले लीजिए, आप रीडर्स के जो सवाल हैं। मैडम सवाल ये है कि एक व्यूअर्स हमारी पूछ रही हैं कि उनको माहवारी में अनियमितता की समस्या है, कभी लेट होता है कभी जल्दी। ठीक है रोली जी, मैं तो इस पे आपका क्या? हाँ सुन चुकी हूँ कई बार। हाँ ये देखिए, जो माहवारी की अनियमितता है इसके लिए सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि पहले तो ये जाने कि वो किस उम्र के उसमें है। अगर जैसे कि हम ये कहते हैं कि वो किशोरावस्था में है, कि जब माहवारी शुरू होती है 11 वर्ष में, 11 से 12 वर्ष में, और अगर 19 साल तक की अवस्था तक ये रहती है, इस तरह की समस्या आती है, तो हम इनिशियल फेज में यही कहते हैं कि क्योंकि माहवारी की शुरुआत हुई है और बॉडी में बहुत तरह के फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो ये माहवारी की अनियमितता माहवारी शुरू होने में कम से कम 1-2 साल लगता है कि ये रेगुलर हो सके। लेकिन अगर यही माहवारी की अनियमितता हम ये कहें कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में है, जैसे कि 50 साल के बाद या 45 ईयर के बाद अगर हो रही है, तो उसमें ये है कि उसमें उसके कारण जो दूसरे होते हैं, हो सकता है वहां कैंसर हो या और भी तरह की बीमारी हो सकती है। जो मिडिल एज ग्रुप, जहाँ पे मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो बीच वाले सालों वाली जैसे महिलाएं होती हैं, तो उसमें के कारण कई तरह के होते हैं, जैसे कोई गांठ हो सकती है या किसी तरह का ट्यूमर हो सकता है या कोई और कारण हो सकता है या हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। तो सिर्फ इसको ये इस तरह से सुन करके तुरंत डायग्नोसिस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, अनटिल एंड अनलेस हम कुछ उनकी जांचें कराएं, उनका चेकअप करें कि किस तरह का है और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगला सवाल है मैम हमारा
कि इन्होंने अपनी एक पाठक हैं, इन्होंने अपनी किट से जांच प्रेगनेंसी की जानकारी इनको मिली थी जांच करने पर, लेकिन 2 महीने के बाद जब दोबारा इनको पीरियड आ गया, तो अब ये जानना चाह रही है कि ऐसी स्थिति में इनको क्या करना चाहिए। ये आपके जो पाठक है वो किस उम्र की हैं? क्या कुछ एज का कुछ है क्या डिमार्केशन? एज मेंशन नहीं की थी। अच्छा, जैसे कि हम ऐसा कहते हैं कि अगर जो माहवारी की अनियमितता हो रही है या माहवारी नहीं आ रही है, 1-2 महीने तो ये कभी कदार अपने आप भी, क्योंकि कभी स्ट्रेस होता है, कभी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके कारण हो सकता है। लेकिन ये लगातार अगर 6 महीने तक नहीं आती है या 3 महीने तक के बाद अगर नहीं आ रही है, तो हमें डेफिनेटली कुछ जांचें करानी पड़ती है। जैसे कि बहुत तरह के, कभी प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ गया या थायराइड की प्रॉब्लम है या और भी कोई बच्चे दानी की झिल्ली में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई गांठ हो गई है, उससे हम फिर इवेलुएट कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली हमें उसके लिए जांच करनी पड़ती है, अल्ट्रासाउंड, एग्जामिनेशन, एंड देन वी कैन डिसाइड कि क्या कॉज है। तो एक अगला सवाल हमारे पाठक का था मैम कि कोरोना काल में क्या प्रेगनेंसी प्लान करना सही होगा? वैसे तो देखिए, अभी तक की जो स्टडीज यही कह रही हैं कि कोरोना जो है वो तो ना ही गर्भवती महिला से बच्चे में जा रहा है और ना ही वो जो माँ अगर बन रही है और वो बच्चा पैदा हो रहा है तो वो बच्चे को फीड जो कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उसमें भी नहीं जा रहा, कि ब्रेस्ट मिल्क में भी नहीं जा रहा है, एंड इट इज नॉट क्रॉसिंग द प्लेसेंटल बैरियर, जिससे बच्चे पे फर्क पड़ रहा है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि क्या कहते हैं माँ ना बने, लेकिन हाँ, अगर कुछ दिन हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना जब हो रहा है तो उसके साथ और भी बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं कि बहुत तरह का एहतियात बरतना पड़ता है, तो हम अवॉइड मतलब कि थोड़े अपना पोस्टपोन कर सकते हैं। बट अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो उसके लिए घबराए भी नहीं कि अरे ये क्या हो गया और उसके लिए हम कोई एमटीपी कराएं या इस तरह से। प्रेगनेंसी कैन बी कंटिन्यूड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो। एक और हमारी पाठक ने सवाल किया है मैम कि यूटीआई की समस्या जो है ये बार बार हो रही है और ऐसी स्थिति में इनको क्या करना चाहिए? यूटीआई की समस्या जो सबसे पहला कॉज होता है कि मतलब कि हम ये कहते हैं कि पानी का कम पीना, अगर जनरल तरीके से देखें कि क्योंकि जो ई कोलाई जो एक बहुत कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है वो बहुत ही जल्दी अफेक्ट करता है, और महिलाओं में जो यूटीआई भी कॉमन होता है बिकॉज उनका जो यूरेथ्रा होता है वो उसकी लेंथ शॉर्ट होती है एंड बिकॉज इट इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द वेजाइना। सो हम यही कहते हैं कि खूब पानी पिए और साफ सफाई का ध्यान रखें, और अगर इसके बावजूद भी उनको आराम नहीं मिल रहा है तो फिर हम पेशाब की जांच करने को बोलते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी गिव द एंटीबायोटिक जिससे वो ठीक हो सके। अगला सवाल हमारे पाठक का है कि इनको बच्चेदानी की ट्यूमर है, बताया है, उन्होंने दिखाया था, जांच कराई थी तो बच्चेदानी का ट्यूमर आया, तो क्या ऐसी स्थिति में क्या सर्जरी ही एकमात्र विकल्प हो सकता है, ये जानना चाहती है। ट्यूमर देखिए एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है ना। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं बिनाइन ट्यूमर और एक जो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि कैंसर वाला होता है। बिनाइन ट्यूमर को हम यूजुअली गांठें जो होती हैं, फाइब्रॉइड जैसे कि आपने नाम सुना होगा, उसको भी कह देते हैं लोग कि ट्यूमर है। लेकिन दोनों के ही इलाज में और दोनों की ही प्रोग्नोसिस में बहुत फर्क होता है और ट्रीटमेंट में भी, है ना। तो ये मतलब कि सिर्फ ट्यूमर कह के और उसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा कठिन है। पहले ये जांच जरूर कराएं कि ये किस तरह का ट्यूमर है, कि अगर ये कैंसर वाला ट्यूमर है तो उसका हो सकता है सर्जरी की जरूरत पड़े, और या हो सकता है कीमोथेरेपी देनी पड़े एंड रेडियोथेरेपी जो भी जरूरत पड़ सकती है। और अगर बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन मतलब कि गांठें हैं, तो ऑपरेशन से ठीक हो सकती है, या अगर जरूरत होती है तो कई बार दवाइयों से भी ठीक हो जाती है। जी बिल्कुल, हम सुजाता मैम आपके पास फिर आएंगे डॉक्टर सुजाता, तब तक चंद्रभान जी से कहेंगे कि चंद्रभान जी अगला सवाल करें। धन्यवाद डॉक्टर टिक्कू सर के पास हम लोग दोबारा चलते हैं एक राउंड। अब क्योंकि टाइम काफी हो गया है तो हम सभी विशेषज्ञों से एक एक दो सवाल और लेंगे जो हमारे रीडर्स के अभी आए हैं हमारे पास। डॉक्टर टिक्कू सर, जैसे एक हमारे रीडर का सवाल है कि उन्होंने दांत पूरा लगवाया था,
जो उम्र दराज लोगों में आप लोग पूरा दांत का चेम्बर बनाते हैं, उनकी प्रॉब्लम यह है कि जो खाने में उनको दिक्कत होती है, जो नया चेम्बर बनाया, कभी जब खाना खाते हैं तो अंदर से कट मारता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? एक नया दांत जो बनाया है वो निकालने लगाने वाला कंप्लीट डेंचर है या वो फिक्स्ड वाला है, ये मुझे अभी नहीं समझ में आई बात। नहीं सर, कि जो भी है निकाल हो सकता है निकालने वाला ही कंप्लीट डेंचर लगा होगा। तो ये जब नया डेंचर कंप्लीट बनता है तो कभी कभी ये दिक्कत क्रिएट करता है, क्योंकि वो नई चीज है, एक आर्टिफिशियल चीज है जो मुंह के अंदर है और मुंह के टिश्यूज और सबको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर ये थोड़ा दिन इसको धीरे धीरे थोड़ा सा कहीं दिखा के जहाँ कट रहा है या जहाँ चुभ रहा है उसको थोड़ा ठीक कराना पड़ता है, उसका ऑक्लूजन और बाइट थोड़ा एडजस्ट करनी पड़ती है और ये ठीक हो जाता है कुछ वक्त में, 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में अपनी जगह पे बैठ जाता है, फिर ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करता। लेकिन अगर उसके बाद भी ये ठीक ना हो, दिक्कत कर रहा है, तो फिर इनको इसके लिए इसको दोबारा बनाना। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल एक और है कि 25 साल के हैं डॉक्टर सुमित चौधरी जी। चौधरी जी का सवाल ये है कि वो पहले गुटखा पान मसाला खाते थे, इसकी वजह से उनका मुंह खुलना बंद हो गया है। तो अब पान मसाला तो खोल दिया लेकिन मुंह खुलना उनका बंद हो गया, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, गुटखा और पान मसाले का ये एक आगे चल के ओवर द टाइम यूज से ये एक नतीजा दिखता है, बहुत ज्यादा कॉमन है। माउथ ओपनिंग घट जाती है और वो इसलिए घटती है कि गाल के जो अंदर के जो टिश्यूज हैं वो ये पान मसाला और इस सबसे हार्डन हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और ये खतरनाक साइन है। हमने कई बार यहाँ देखा है कि उन लोगों को, मरीजों से कहा गया कि आप छोड़ दीजिए पान मसाला और तंबाकू खाना, अब आपके लिए खतरनाक हो गया है, ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन वो आदत से मजबूर होते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं खाने में और नहीं छोड़ पाते और फिर बाद में कुछ महीने और साल भर बाद आकर बताते हैं कि देखिए हमें छाला हो गया, वो अल्टीमेटली कैंसर हो जाता है। और फिर वो उस दिन कहते हैं कि हम आज छोड़ देंगे, दिन हो गया, उस दिन छोड़ देने से कोई लाभ होगा नहीं। तो वक्त से छोड़ना जरूरी है और जब ये साइन बॉडी दे रही है कि खतरनाक हो गया है, मुंह खुलना बंद हो गया है, मुंह में छाले आ रहे हैं या कोई काली पड़ रही है सफेद रंग की, तो ये खतरनाक साइन है। ये बताते हैं कि इसको तुरंत छोड़िए और इसका अब सेवन ना किया जाए। इसको छोड़ने में तकलीफ होती है, तो ये एडिक्शन हो जाता है, जैसे सिगरेट वगैरह का भी छोड़ने में कुछ तकलीफ होती है, लेकिन वो छोड़ना ही उचित है, नहीं तो जान है तो जहान है। साफ बात। आपकी आवाज नहीं आ रही चंद्रा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर देवाशीष सर आ रही है जी। डॉक्टर देवाशीष? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ऐसा ना करिए, नहीं नेताजी के लिए ही बदनामी। डॉक्टर देवाशीष जी आ रही है आवाज? अपना किसी को ज्यादा हल्ला नहीं होता। डॉक्टर देवाशीष जी आ रही है आवाज? तो दिक्कत होगी क्यों? डॉक्टर देवाशीष जी से उस तरीके वाले वार्ड वही भेजना या मरीजों को ऐसे बाहर कहीं कि आशुतोष सर से संबंधित ज्यादातर सवाल हमारे पास हैं।
डॉक्टर देवाशीष सर, आवाज आ रही है? कौन सा? हेलो, देवाशीष सर, आ रही है आवाज हमारी आपके पास? आशुतोष सर, आपको मिल रही है क्या आवाज हमारी? जी जी, सुनाई दे रहा है। सर एक रीडर का सवाल है कि वो जब सो करके उठते हैं तो उस समय उनको वोमिटिंग सी महसूस होती है। चलो, ऐसी स्थिति में क्या करें? प्रॉब्लम है, रात का खाना इनसे कहिए सोने से पहले 2 घंटे पहले लिया करें, और खाना खाने के बाद कम से कम 15-20 मिनट तक टहल अवश्य लिया करें, तो उनको ये समस्या खत्म हो जाएगी। अगर इसके बाद भी इनको ये समस्या रह रही है तो इनको किसी चिकित्सक से मिल करके अपनी जांचें करानी पड़ेंगी। जी, एक दूसरे रीडर का सवाल है डॉक्टर साहब कि जैसे उनको शुगर के, अभी उन्होंने 40 साल की उम्र है, शुगर के टैबलेट्स अभी डॉक्टर साहब से सजेशन लेकर के उन्होंने लेना शुरू किया है, तो शुगर को नियंत्रित रखने के लिए इन्हें नियमित तौर पर किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, शुगर जो होती है एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है। अगर कहीं इधर उधर न दिखावें, क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखावें। शुगर अगर शुरू में किया जाता है, डाइट से कंट्रोल होता है और एक्सरसाइज से होता है। अगर डाइट और एक्सरसाइज से नहीं कंट्रोल होता है तो इसके लिए निश्चित रूप से दवा चाहिए होती है। दवा लखनऊ में बहुत सारे डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो खुद करें या हमारे हॉस्पिटल में आ जाएं। सिविल हॉस्पिटल में हमारे यहाँ डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हैं, हम लोग इनको दवा बताएंगे, ये स्वस्थ होंगे। सर, एक थायराइड की बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है। थायराइड, खास तौर से महिलाओं में थायराइड को लेकर के लगातार लोगों में थायराइड डिसबैलेंसिंग की एक बड़ी समस्या है। इसको नियंत्रित करने के लिए क्या? देखिए, थायराइड जो होती है एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। बदलता वातावरण का प्रदूषण, हमारी बदलती कार्यशैली, हमारे दिमाग पर पड़ने वाले स्ट्रेस, ये सब जो है उस हार्मोन के सिक्रीशंस को प्रभावित करते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपना खान पान दुरुस्त रखें, हम अपनी दैनिक दिनचर्या रखें, तनाव मुक्त जीवन जिए। अगर इसके बाद भी रहता है तो 6 से 1 साल पर हमें अपनी थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। अगर थायराइड इसके बाद नहीं सर, एक दूसरे रीडर का सवाल अभी आया है कि इनको 3 दिन से लगातार बुखार आ रहा है। बुखार आता है, पैरासिटामोल लेते हैं, 6 घंटे बाद बुखार उतर जा रहा है। ऐसी स्थिति में इन्हें क्या करना चाहिए? कभी कभी तेज बुखार हो जाता है, बुखार आ रहा है, ठीक करावे जल्दी। इनको सबसे पहले ये तो अपने आप को घर में रहे, बाहर ना जाए। अगर कहीं बाहर नहीं जाते रहे हैं, शुरू में इनकी कोई कांटेक्ट हिस्ट्री नहीं है, किसी कोरोना पॉजिटिव या कोरोना लाइक डिजीज से किसी के नहीं आए हैं, तो अभी जो ले रहे हैं पैरासिटामोल में करते हैं। अगर इससे 5 दिन पर तो जो सीएमओ की हेल्प नंबर है उस पर इन्फॉर्म करके अपना कोरोना हम ले जाएंगे, तुम जाओ। और सवाल आया है कि उनके कमर के नीचे झंझनाहट रहती है, चेंज करा दे तो इतनी बड़ी छुट्टियां, मतलब मुख्यमंत्री ऐसे तो नहीं चेंज करा है, कुछ दिन ऐसी ट्रीटिंग कर रखा है। बताइए, बेल टाइप का मंत्री हमारे बड़ा बनी हुई है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? फिर से सवाल रिपीट करें। किसी का माइक ऑन है जिसकी वजह से आवाज क्रॉस हो रही है। शुगर के पेशेंट का उनके पैरों में झंझनाहट होने लगी। हाई कोर्ट में हो नहीं पाता, मार थप्पड़ वहीं अंदर, वकील पीटते। हेलो सर, आ सही हो जाए। शुगर के पेशेंट हैं, किसी के माइक ऑन है। आईएस वहां क्यों नहीं जाते? दीवान हेलो, शुगर के पेशेंट हैं सर, और उनके पैरों में झंझनाहट होती है। देखिए, शुगर के जो मरीज होते हैं उनमें न्यूरोपैथी होने की संभावना अधिक रहती है। तो सबसे पहले है कि इनको अपनी शुगर को नियंत्रित करना चाहिए। वो डाइट, एक्सरसाइज एंड ड्रग्स
3 चीजों से कंट्रोल होती है। शुगर को कंट्रोल करें, साथ में बी कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन लें, झंझनाहट खत्म हो जाएगी। थैंक यू सर। वैभव सर, कुछ सवाल आपसे रिलेटेड हमारे रीडर्स के और आए हैं। एक सवाल है, करीब 18 साल की हैं, उनका कहना है कि पढ़ाई के वक्त उनके आंखों में जलन, ईचिंग बहुत हो रही है इधर 1 सप्ताह से। ऐसा नहीं। डॉक्टर वैभव सर, आवाज आ रही है? हेलो, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। सब ठीक रहते हैं, हमने देखा। ऑनलाइन पढ़ाई अगर इचिंग हो रही है तो ये आंखों में सूखेपन की वजह से हो सकता है, टीयर फिल्म एबनॉर्मल हो जाती है। तो इसके बचाव के लिए आप स्क्रीन को प्रॉपर डिस्टेंस पे रखें और बीच बीच में 15 से 20 मिनट कॉन्स्टेंटली कंप्यूटर में काम करने के बाद आप 5 मिनट आंखों को रिलैक्स कर सकते हैं, आंख बंद करके भी बैठ सकते हैं। और ड्राइनेस के लिए एक आई ड्रॉप जो कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज आता है, वो आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हैं, ये यूज कर सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। चंद्रभान जी, रोली जी और सब एक्सपर्ट से मैं इजाजत चाहूंगा, मुझको कोई जाना भी है। अगर आप लोग इजाजत दें, मैं आप लोग बस 2 मिनट हो गए हैं। सुजाता मैम के 1-2 सवाल और हैं। रोली जी, कुछ महिलाओं से रिलेटेड और सवाल आपके पास आए हैं, सुजाता मैडम से उन सवालों का जवाब ले लें। इसके बाद जी हम लोग आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सुजाता मैम से रोली जी कुछ सवाल के जवाब ले लें आप। सुजाता मैम, सुजाता मैम आप सुन पा रही हैं? सुजाता मैम, सुजाता मैम सुन पा रही हैं आप हमें? चंद्रभान जी, लग रहा है सुजाता मैम सुन नहीं पा रही, नेटवर्क इशू हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है। हम सभी इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। डॉक्टर टिक्कू सर का, डॉक्टर आशुतोष का, वैभव का, सुजाता मैम का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। हम प्रयास करेंगे कि सामाजिक सरोकार के तहत मतलब लगातार ये प्रक्रिया बनाए रखें, क्योंकि समाज और के बीच, एक डॉक्टर्स और समाज के बीच में मीडिया एक पुल का काम करता है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इस पुल को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा वेबिनार अटेंड करके। थैंक यू।